डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग जेई मेंस के जो 3D ज्योमेट्री है उसके जितने भी फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट्स है और आपके जो क्वेश्चन सॉल्विंग टिप्स होते हैं जेई के, उसको हम लोग एक वन शॉट वीडियो के थ्रू रिवीजन करेंगे। तो चलिए, काफी अच्छा सेशन होने वाला है। आप ये सेशन को, डियर फ्रेंड्स, जेई मेंस 2023 का अभी अप्रैल अटेम्प्ट चल रहा है और आज हम लोग 3D ज्योमेट्री का वन शॉट रिवीजन करेंगे। इसमें आपको जो भी थ्योरी है 3D ज्योमेट्री से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूला और क्वेश्चन सॉल्विंग टिप्स को भी हम लोग देखेंगे इस सेशन में। तो शुरू से अंत तक सेशन को बने रहिए, काफी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। और हर शिफ्ट में जो है आपका 3D ज्योमेट्री में 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और इजी भी रहता है। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास जो फर्स्ट, इसमें क्या है, 3D में आपको जब भी 3D ज्योमेट्री की बात होगा तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 पॉइंट रहता है, 3D ज्योमेट्री में 3 पॉइंट होगा, जिसमें एक्स, वाई और जेड। तो हमारे पास मैंने 2 पॉइंट लिया, जैसे पी पॉइंट है कोई भी, उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, क्यू का x2 y2 z2। कहीं पर में भी होगा इस तरह से कहीं पर भी होगा p और q। तो इस तरह से जब पी क्यू रहेगा इस तरह से, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला जब लगाना है, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। 3D में आपको z2 माइनस z1 होल स्क्वायर भी एक ऐड हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना है। और ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें लगभग हर क्वेश्चन में इसका जरूरत पड़ेगा। कभी भी 2 पॉइंट के बीच का लेंथ निकालना हो तो इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। चलिए, अब क्या होता है 3D ज्योमेट्री में, जैसे देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब भी एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट का बात करेंगे तो एक्स एक्सिस में y इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो। 2D 2D में क्या होता है, एक्स एक्सिस में सिर्फ y इक्वल टू जीरो होता है, लेकिन 3D में आपको ध्यान रखना है एक्स एक्सिस का मतलब है y भी जीरो, जेड भी जीरो। इसी तरह से y एक्सिस में क्या होगा, x जीरो, जेड जीरो, जेड एक्सिस में x जीरो, y जीरो। ये चीज आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट क्या करता है, जनरली 2D वाला को याद करके रखता है, तो ये चीज को आपको समझना होगा, ठीक है ना। अब क्या है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर में डायरेक्शन कोसाइन का, उसको समझते हैं। जैसे हमारे पास 3D में कोई वेक्टर है, ओपी वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स के साथ एंटी क्लॉक में, ठीक है ना, वाई के साथ बीटा बना रहा है और जेड के साथ गामा बना रहा है। और ये ओपी का लेंथ कितना है, आर दिया हुआ है। तो ओपी वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, या इसका कंपोनेंट फॉर्म है आर कॉस अल्फा आई प्लस आर कॉस बीटा जे प्लस आर कॉस गामा के। और आर को बाहर निकाल लेंगे तो कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे और कॉस गामा के। और आप अगर गौर करेंगे तो ये कॉस अल्फा को एक नाम दे दिया एल, कॉस बीटा को नाम दे दिया एम और कॉस गामा को नाम दे दिया एन। और एलएमएन क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। एक नया टर्म है यहाँ पर में कि कोई भी लाइन हो ओपी या कोई भी वेक्टर हो, उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, एल एम एन। एल का मतलब है वो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस का जितना एंगल बनाएगा उसका कोसाइन, यहाँ पर कोसाइन का मतलब हो रहा है। इसी तरह से वाई एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगा उसका कॉस यानी कॉस बीटा, और जेड के साथ जितना एंगल बनाएगा उसका कॉस यानी कॉस गामा। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर में ये जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा है, ये यूनिट वेक्टर है। क्या है, यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट है, क्योंकि आर लेंथ को तो आपने बाहर निकाल लिया। तो अल्टीमेटली यहाँ पर में क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पे क्वेश्चंस आपको बनाता है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि अगर कोई लाइन का पॉजिटिव एक्स के साथ अल्फा, पॉजिटिव वाई के साथ बीटा और पॉजिटिव जेड के साथ गामा एंगल बनाएगा, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे। और वो डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट से डिनोट करेंगे। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू हमेशा कितना होगा, 1 होगा, ठीक है ना। अगर हम लोग एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन का बात करेंगे तो एक्स एक्सिस एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, जीरो, यानी 1 cos 0 1। और वाई के साथ एक्स एक्सिस कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। और एक्स एक्सिस जेड के साथ भी 90 डिग्री, यानी 1 cos 90 0 और cos 90 0। तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन 1 0 0। इसी तरह से वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन की बात करेंगे तो 0 1 0, और जेड एक्सिस का हो जाएगा 0 0 1। तो ये चीज आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर बात करते हैं। यहां पर में क्या है, डायरेक्शन कोसाइन में एक और टर्म होता है डायरेक्शन रेशियोज। इसका मतलब होता है एनी 3 नंबर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन, जो कि होगा एल बाई ए, एम बाई बी, एन बाई सी। अगर 3 नंबर जो डायरेक्शन कोसाइन के साथ प्रोपोर्शन में रहे, ठीक है ना, तो वो 3 नंबर को क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियोज बोलेंगे। ये चीज ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में यहां पर में वन, मान लो 1/√2 और 1/√2 और ये 0, मान लो ये डायरेक्शन कोसाइन है, क्योंकि तीनों का सम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। ये डीसीज है कोई लाइन का, और डायरेक्शन रेशियोज बनाएंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2/√2, 2/√2 और 2 0। तो ये क्या हो जाएगा, डी
कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा। यानी कोई भी नंबर जो इसके प्रोपोर्शन में रहे, एनी नंबर विच इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस, तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियोज। अब डायरेक्शन रेशियोज का मतलब होता है, अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल मान लो 2i प्लस 3j प्लस 4k, मान लो ऐसा दिया हुआ है, तो इसका अगर यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2i प्लस 3j प्लस 4k, और इसको डिवाइड कर देंगे अगर मैग्नीट्यूड से, तो कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9 25 प्लस 4 29, तो यानी √29, ये वाला √29, और ये वाला कितना हो जाएगा, √29। तो ये ध्यान से देखो यहाँ पर मैं, ये जो कंपोनेंट है 2/√29, 3/√29, 4/√29, ये सब क्या है, LMN, डायरेक्शन कोसाइन। और तीनों का स्क्वायर करके सम कर दो तो कितना हो जाएगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर 2 3 4 की बात करेंगे तो 2 3 4 इसके क्या है, प्रोपोर्शनल में है, तो 2 3 4 क्या है यहाँ पर में, डायरेक्शन रेशियोज है। तो ये चीज ध्यान रखना है, एनी नंबर विच इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन इज डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियो कांसेप्ट है। अब क्या है, जैसे 2 पॉइंट दिया हुआ है, P x1 y1 z1 Q x2 y2 z2, तो यहाँ पर में हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर 2 पॉइंट दिया हुआ इस तरह से और दोनों का डायरेक्शन रेशियोज निकालना है, तो सिंपली दोनों के कोऑर्डिनेट को घटा देते हैं, जैसे x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, ये क्या दे देगा, डायरेक्शन रेशियोज दे देगा। आप कोई भी ऑर्डर में घटा सकते हैं, अगर x1 - x2 करेंगे तो y1 - y2 करना पड़ेगा, z1 - z2 करना पड़ेगा। तो हमने x2 - x1 किया तो इधर y2 - y1 हो गया, तो z2 - z1, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो। और इसी में अगर डायरेक्शन कोसाइन लिखना होगा तो ये pq का लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर निकल जाएगा, और यूनिट का जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन। तो ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग 2 पॉइंट से डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे, दोनों पॉइंट को घटा देंगे, तो जो वेक्टर आएगा या जो कंपोनेंट आएगा वो डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा, और उसका लेंथ से अगर डिवाइड कर देंगे तो वो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट थ्योरी पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं, अब देखो यहाँ पर मैं क्या है कि स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन कैसे निकालते हैं। स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के लिए आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, ये P पॉइंट है, ये गिवन है, ठीक है ना। P कोई स्ट्रेट लाइन है, वो ABC पॉइंट से पास कर रहा है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये डायरेक्शन रेशियोज बोलो या डायरेक्शन कोसाइन बोलो, इस लाइन के पैरेलल है। LMN एक लाइन है जिसका डायरेक्शन कोसाइन है और उसके पैरेलल है, और एक R वेरिएबल पॉइंट है XYZ। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर में इसका इक्वेशन हो जाएगा, जिस पॉइंट से पास करता है उसको x में से घटाते हैं, y में से घटाते हैं, z में से घटाते हैं, और जो डायरेक्शन रेशियो या कोसाइन है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ठीक है ना। इस तरह से इक्वेशन बन जाएगा x/a y - b/m z - c/n। ये स्ट्रेट लाइन का इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और इस इक्वेशन का बहुत ज्यादा यूज होता है। इसको सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक फॉर्म। एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, ये 2 3 4 से पास हो रहा है, और ये इस लाइन के पैरेलल है जिसके डायरेक्शन रेशियोज है मान लो 1 1 2। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x - 2/1 इक्वल टू y - 3/1 इक्वल टू z - 2, सॉरी यहाँ 2 3 4 से पास कर रहा है, तो x - 2 z - 4 डिवाइड बाई 2। इस तरह से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। कभी कभी इसमें क्या करता है, आपको जो इक्वेशन दिया रहेगा उसमें कुछ इस तरह से आपको वहां पर में खेल किया रहेगा। एग्जाम में मैं दिखाता हूं आपको, x - 1 भाई यहाँ 1 दे देगा, यहाँ पर दे देगा 2y डिवाइड बाई 1, और यहाँ पर मैं दे देगा 3 - z। तो अभी ये इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, अभी क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, इसको सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। 2 से डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा x - 1/2 इक्वल टू y/1, और कुछ नहीं घटा हुआ मतलब 0 डिवाइड बाई यहाँ पर में 1, और यहाँ पर में इसको माइनस किधर करेंगे तो z - 3 डिवाइड बाई -1। तो अब ये जो हुआ लाइन, ये एक्चुअल फॉर्मेट में आया। तो एग्जाम में इस तरह से आपको दिया रहेगा, और इससे आप अगर कर दोगे सॉल्व तो गलत हो जाएगा, तो आपको इस तरह का सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब क्या है कि 2 स्ट्रेट लाइन मान लो, है ना। अच्छा, इसमें अगर मान लो कि इसी तरह का एक और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, 2 पॉइंट से पास कर रहा है, x1 y1 z1 q x2 y2 z2, और एक वेरिएबल पॉइंट है xyz। तो इस केस में इक्वेशन क्या लिखेंगे, किसी भी फिक्स पॉइंट को घटा दो x में से, तो इससे x2 y2 z2 को घटा दिया तो x - x2 y - y2 z - z2। और 2 पॉइंट के बीच में डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए मैंने पिछले स्लाइड में बताया, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, यानी 2 पॉइंट से पास करने वाला कंडीशन में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। कोई भी एक पॉइंट को घटा दो एक्स वाई जेड में से, और डिनोमिनेटर में दोनों का घटा के उसको लिख दीजिए। अब क्या करना है, अगर 2 लाइन है मान लो, यहाँ पर मैं 2 लाइन है यहाँ पर मान लो, और एक लाइन का डायरेक्शन
कोसाइन L1 M1 N1, दूसरे का L2 M2 N2 है। तो cos थीटा हम लोग लिखेंगे जो कि एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 डिवाइड बाय अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इंटू L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए कि ये डिनोमिनेटर वाला टर्म अगर नहीं भी लिखे तो भी मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर में क्या होता है, ये इसका जो वैल्यू होगा आपको यहाँ पर में, ये जो डिनोमिनेटर होगा ये कितने के बराबर है, 1 के बराबर है, ये भी 1, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली cos थीटा इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, और ये फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यानी दो स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल निकालना है, तो दोनों का डायरेक्शन कोसाइन लिख के और उसको cos थीटा इक्वल टू N1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 हम लोग लिख देंगे, तो एंगल आपको मिल जाएगा। अब इसमें दो कंडीशन आता है, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइंस। तो इसमें क्या करेंगे, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होगा, मान लो L1 M1 M1 L2 M2 N2, तो cos 90 कितना होगा, 0। तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। और अगर एबीसी के टर्म्स में यानी डायरेक्शन रेशियो के टर्म्स में, अगर इसका डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 हो, दूसरे का A2 B2 C2 हो, तो इस केस में A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 भी कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब cos थीटा में आप उसको इक्वेट करोगे तो यही कंडीशन आएगा। यानी कभी भी दो लाइन परपेंडिकुलर मिले तो चाहे डायरेक्शन रेशियो हो डायरेक्शन कोसाइन हो, दोनों का करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम कितना हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। और पैरेलल स्ट्रेट लाइंस के लिए क्या होगा, L1 बाई L2 इक्वल टू M1 बाई M2 इक्वल टू N1 बाई N2। ये दो कंडीशन है, ये दो कंडीशन आपको याद रखना चाहिए, ठीक है ना, परपेंडिकुलर और पैरेलल। इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बात करते हैं। यहाँ पर मैं क्या है, आपको प्लेन का इक्वेशन में दिखा रहा हूँ। प्लेन का इक्वेशन क्या है, जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म में क्या होता है कि एनी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई एंड जेड। लीनियर इक्वेशन अगर एक्स वाई जेड में दिख जाए तो वो क्या होता है, प्लेन का इक्वेशन होता है। तो एक लीनियर इक्वेशन मान लिया ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसको अगर इस तरह से चेंज किया जाए तो एक प्लेन का नया इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में भी दिखेगा, जैसे x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1, जिसमें x के नीचे में a, y के नीचे b, z के नीचे c। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो यहां तक रहता था, x इंटरसेप्ट a, y इंटरसेप्ट b, किसका, स्ट्रेट लाइन का। यहां पर में प्लेन का जो है, प्लेन का जो एक्स इंटरसेप्ट है आपके पास में, प्लेन का एक्स इंटरसेप्ट है वो कितने के बराबर है, ए के बराबर है, वाई इंटरसेप्ट बी के बराबर है, जेड इंटरसेप्ट क्या है, सी के बराबर है। यानी ये मैंने एक प्लेन ले लिया, देख पा रहे हैं, ये प्लेन है एबीसी, ये वाला प्लेन है आपका पूरा। इस प्लेन में क्या है, एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर काट कर रहा है। जब एक्स एक्सिस करते हैं तो एक्स एक्सिस में क्या बोला था, वाई इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0। मैंने आपको पहले भी बता दिया है, एक्स एक्सिस में वाई 0 जेड 0, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ए। इसी तरह से वाई एक्सिस का कटिंग के लिए क्या करेंगे, एक्स और जेड 0, तो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा बी। इसी तरह से यहाँ पर में ये जो सी पॉइंट होगा इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0 सी। इस तरह से हम लोग प्लेन को 2D से जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उससे भी रिलेट कर सकते हैं, और बहुत आसान रहता है। और आपको एक चीज ध्यान रखना है, कभी भी आपको प्लेन का इक्वेशन लिखना है कोऑर्डिनेट 3D में, तो कम से कम 3 कंडीशन रिक्वायर्ड होता है। अब इसमें ध्यान दो, जैसे एक प्लेन का इक्वेशन चाहिए जिसमें ये जो नॉर्मल है इसका डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी है, और ये गिवन पॉइंट x1 y1 z1 से पास कर रहा है, और x y z क्या है, वेरिएबल पॉइंट है। तो इस प्लेन का इक्वेशन क्या लिखते हैं, कोई भी जो नॉर्मल का एक्स डायरेक्शन रेशियो का एक्स कोऑर्डिनेट है वो ए है, और इन दोनों को घटा देंगे तो ये जो पी आर का डायरेक्शन रेशियो मिलेगा x माइनस x1, यानी x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, ये जो पी आर का डायरेक्शन रेशियो है और नॉर्मल जो है वो दोनों परपेंडिकुलर होगा। तो a इंटू एक्स माइनस x1, b इंटू वाई माइनस y1, c इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू दिस कॉन्स्टेंट, क्योंकि a b c x1 y1 z1 ये सब क्या है, गिवन है, तो ये वाला टर्म क्या हो गया, कांस्टेंट यानी k। यानी कोई भी प्लेन का इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू k, और ये प्लस d को अगर उधर लेके जाएंगे तो माइनस d, ये किसके बराबर, k के बराबर होगा। तो ये वही इक्वेशन है। इसका मतलब है आपको एक चीज ध्यान देना है, कभी भी अगर प्लेन का इक्वेशन ये दिया रहे 3x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल टू 1, तो आपको ये समझ जाना है ये a है, ये B है, और ये क्या है, C है। और ABC क्या है, ये जो नॉर्मल है प्लेन का उसका डायरेक्शन रेशियोज, यानी 3 to 4 ये क्या है, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज है। बस आपको इतना याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ते हैं। यहां पर में क्या है कि आपको एक और कंडीशन में प्लेन का इक्वेशन निकालना है। जैसे मैंने बोला कि मिनिमम 3 कंडीशंस चाहिए होता है, तो प्लेन जो है 3 पॉइंट से पास कर रहा है, और आपको पता है कि 3 पॉइंट से पास करने वाला क्या बना सकते हैं, 3 अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से ट्राइंगल बनेगा। और एक ट्राइंगल क्या होता है, एक प्लेनर सरफेस होता है। ट्राइंगल क्या होता है,
प्लेनर सरफेस होता है और ये ट्राइंगल कोई ना कोई प्लेन में लाई कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पर में क्या कर रहे हैं, तीन गिवन पॉइंट्स है, x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3, और ये x y z कोई वेरिएबल पॉइंट है। तो इन तीनों गिवन पॉइंट से पास करने वाला जो प्लेन का इक्वेशन होगा, सबसे पहले क्या करो, यहां से एक वेक्टर ऐसे बनाओ, यहां से एक वेक्टर ऐसे बनाओ, यहां से एक वेक्टर ऐसे बनाओ। तो क्या होगा, एक हो जाएगा x माइनस x1, ठीक है ना। अगर हम लोग बनाएंगे x माइनस x1, यहां पर में x माइनस x1, यहां पर में हो जाएगा x माइनस x1, यहां पर में y माइनस y1। यहां पर मैं इक्वेशन इस तरह से लिखा जाएगा, x माइनस x1 डिवाइड, यहां पर में y माइनस y1 z माइनस z1। इसी तरह से x2 माइनस x21, y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। इसमें क्या करते हैं, तीन वेक्टर बनाना है कोई एक पॉइंट को फिक्स करके। जैसे इस तरह से हम लोग तीन वेक्टर बना दिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर p, ये पॉइंट को फिक्स कर दिया, कौन सा पॉइंट को, x1 y1 और z1 को फिक्स कर दिया, और x y z यहाँ रहेगा x2 y2 z2, और यहाँ रहेगा x3 y3 z3। अब यहां से तीन वेक्टर इस तरह से बना दिया। तीन वेक्टर कैसे होगा, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। इसी तरह से x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ठीक है ना। इसी तरह से x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1। और तीनों का डिटरमिनेंट कितना होगा, जीरो, क्योंकि तीनों का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है एसटीपी, वो कितना होता है, जीरो। कल ही बताया था आपको, जो हम लोगों ने वेक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट बताया था, कि अगर तीन कोप्लेनर वेक्टर होगा, तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो। तो अल्टीमेटली क्या है, तीन वेक्टर का आईजेके का कंपोनेंट है, उसका डिटरमिनेंट को हम लोग ने जीरो कर दिया। तो इस तरह से ये इक्वेशन को आपको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। मैं आपको एक एग्जांपल से यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, आप उससे ज्यादा क्लियर होगा आपके पास। मान लीजिए कोई पॉइंट है, ठीक है ना, आपके पास में तीन तीन पॉइंट से पास कर रहा है, 1 4 2 और 1 1 0। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, अगर प्लेन का इक्वेशन लिखना है तो इसको फिक्स कर दो, इसको फिक्स कर दो, तो हो जाएगा x, यहां पर में x को फिक्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 3, यहां पर में y माइनस 2 z माइनस 1, इसको फिक्स कर दिया। अब इसको और इसको घटा दो तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 4 माइनस 2, और 1 माइनस 2 यानी माइनस 1। इसी तरह से इसको और इसको घटा दो, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 माइनस 1 1, और 1 माइनस 0 1। इस तरह से इक्वल टू 0 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लेन का इक्वेशन होगा। क्योंकि जब डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे यहाँ पर में, जब इस केस में डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे तो आपको कौन सा इक्वेशन मिल जाएगा, लीनियर इक्वेशन मिलेगा। कौन सा इक्वेशन मिलेगा, लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई जेड। और लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई जेड किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। इसी में एक अगला फॉर्मूला है, अगर यहाँ पर पी पॉइंट है x1 y1 z1 और इसका इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, x के जगह x1 रख देंगे, y के जगह y1 रख देंगे, z के जगह z1, और ये d इधर आ जाएगा तो माइनस डी, और डिवाइड बाय अंडर रूट x का कोफिशिएंट a स्क्वायर, y का b स्क्वायर, c का z स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। जैसा कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो डिस्टेंस निकालते थे 2D में, उसी को रिपीट कर दिए, बस यहाँ z वाला टर्म आ गया। तो ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला है, काफी यूज होता है और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है आपको। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैं आपको क्या करना है, कभी भी दो प्लेन्स के बीच में एंगल निकालना होगा तो आपको एक चीज ध्यान रखना होता है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। एंगल बिटवीन दो प्लेन्स जो होगा वो एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, यानी प्लेन्स के बीच का एंगल निकालना है तो उसके नॉर्मल्स के बीच का एंगल निकाल देंगे तो काम हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान दो, अगर दो प्लेन दिया हुआ है, यहां पर आपको एक दिया हुआ है x1 a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z इक्वल टू d1। इसी तरह से दूसरा प्लेन दिया हुआ है a2 x प्लस a1 x, यहाँ पर a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। तो यहाँ पर में जो पहला वाला का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो कितना है, a1 b1 c1, दूसरे वाले का a2 b2 c2। तो cos थीटा दो लाइंस के बीच में क्या बताया था, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। और अगर a1 b1 c1 की जगह l m n रहे तो यहाँ पर में ये वाला 1 ये वाला 1, तो सिंपली cos थीटा हो जाएगा l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2। यानी आपको ध्यान देना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दो स्ट्रेट लाइन दिखाता हूं, जैसे एक हो गया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, एक हो गया 2x प्लस 4y
प्लस 5z इक्वल टू 6। तो यहाँ पर में कितना होगा 1 इंटू 2, 1 इंटू 4, 1 इंटू 5, यानी 2 प्लस 4 प्लस 5, और यहाँ पर में डिवाइड बाई अंडर रूट ये वाला 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 3, और यहाँ पर में 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा 41, 25 प्लस 16 41 प्लस 4 45। इस तरह से cos थीटा हम लोग लिख सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा हमेशा कि दो प्लेन्स के बीच का एंगल निकालना है, तो cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। और एंगल बिटवीन टू प्लेन्स का मतलब होता है एंगल बिटवीन नॉर्मल्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर बच्चों, फैमिली ऑफ प्लेन्स का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस में काफी क्वेश्चन रिपीट होता है। जैसे दो प्लेन्स है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, यानी दो प्लेन है p1 और p2, तो इनका जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा, इस लाइन को फिक्स करेंगे तो इस लाइन से इनफाइनाइट प्लेन पास हो सकता है। कितना प्लेन पास हो सकते हैं? इनफाइनाइट प्लेन पास हो सकते हैं। यानी आप ऐसा समझो, दो प्लेन अगर इस तरह से ये कर रहा है, तो ये वाला जो लाइन है, इस लाइन पर से कितने प्लेन्स पास होंगे? इनफाइनाइट प्लेन्स आप पास कर सकते हो। ठीक इस तरह से इनफाइनाइट प्लेन्स पास कर सकते हो। तो उन सारे प्लेन्स का जो इक्वेशन होगा उसको बोलेंगे फैमिली ऑफ प्लेन्स, और उसको लिखने के लिए ये माइनस d1 ये माइनस d2, और दोनों के बीच में क्या लगा देते हैं? लैम्डा लगा देते हैं। यानी a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 प्लस लैम्डा इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 इक्वल टू 0, जिसमें लैम्डा वेरिएबल, लैम्डा का वैल्यू 1 रखेंगे, लैम्डा का वैल्यू 2 रखेंगे, लैम्डा का वैल्यू 3 रखेंगे, लैम्डा का वैल्यू -1 रखेंगे। जैसे जैसे लैम्डा रखते जाएंगे वैसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स आपको मिलते रहेगा। और सारा प्लेन का क्या होगा? एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा। सारा प्लेन्स का क्या होगा? एक सिंगल लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो जैसे हम लोग फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस पढ़ते थे, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर मैं रिपीट कर रहे हैं। ठीक है ना, आपको बोला जाएगा फैमिली ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3, तो क्या करना होगा? 1 2 3 बैठा देंगे, इसमें बैठा देंगे तो लैम्डा मिल जाएगा। लैम्डा मिल जाएगा तो कोई फिक्स प्लेन आ जाएगा। इस तरह से सवाल आपको पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर हम लोग आते हैं। यहाँ पर मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? दो प्लेन्स के बीच का एंगल बाइसेक्टर निकालना है। तो एंगल बाइसेक्टर बहुत ज्यादा जेई में पूछा नहीं जाता है, 2D में ज्यादा पूछा जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। 3D में क्या करेंगे? a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 डिवाइड बाय अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, प्लस माइनस लिख देना है। और एक क्या होगा? एक्यूट बाइसेक्टर होगा, एक्यूट प्लेन होगा, और दूसरा क्या होगा? ऑब्ट्यूज होगा। ठीक है ना, जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते थे वैसे ही करना है। तो ये जेई मेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जेई एडवांस में कभी कोई पूछ देता है। ठीक है ना, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। एंगल बाइसेक्टर बिटवीन टू प्लेन्स इक्वल टू क्या करेंगे? ये माइनस d1 माइनस d2 और अंडर रूट करके प्लस माइनस कर देंगे, तो एक बार प्लस के करस्पॉन्डिंग वन प्लेन और माइनस के करस्पॉन्डिंग दूसरा प्लेन, और दोनों क्या हो जाएगा? एंगल बाइसेक्टर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पर आते हैं। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर में, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी पॉइंट का इमेज निकालना है प्लेन में। तो जैसे ये प्लेन है ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d, ठीक है ना, और ये पॉइंट दिया हुआ है p x1 y1 z1, इसका इमेज है q x2 y2 z2। इमेज का मतलब होता है ये दोनों जो लाइन को जोड़ेंगे, ये प्लेन को क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो प्लेन का जो नॉर्मल है उसका डायरेक्शन रेशियो कितना है? a b c, और ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो दोनों को घटा देंगे। पहले ही आपको बताया था x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और दोनों क्या हो जाएंगे? रेशियो में सेम रहेंगे। तो एक कंडीशन यहां से मिलेगा x2 माइनस x1 बाई a, y2 माइनस y1 बाई b, z2 माइनस z1 बाई c। और दूसरा क्या होगा? x1 y1 z1 x2 y2 z2 का जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट के लिए दिस प्लस दिस बाई 2, ये मिड पॉइंट इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। यानी x2 प्लस x1 बाई 2, y2 प्लस y1 बाई 2, z2 प्लस z1 बाई 2 इस प्लेन को सेटिस्फाई करा देंगे। तो यहां से आपको दूसरा कंडीशन भी मिल जाएगा। आप अगर एग्जांपल के थ्रू देखना चाहते हैं तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, आपको दिखाते हैं यहाँ पर एक सवाल के थ्रू। ठीक है ना, जैसे मान लो एक प्लेन दिया हुआ है, एक प्लेन दिया हुआ है आपको 3x प्लस 4y प्लस z इक्वल टू 1, और आपको क्या करना है? 1 1 1 का इमेज निकालना है। तो 1 1 1 का इमेज हम लोग कुछ भी लिखेंगे, मान लो लिख लिया अल्फा बीटा गामा। तो एक कंडीशन हो जाएगा अल्फा माइनस 1 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू बीटा माइनस 1 डिवाइड बाई 4, और गामा माइनस 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 1। अब यहां से क्या करो? अल्फा बीटा गामा में, यहां पर मैं अल्फा बीटा गामा का वैल्यू आप लैम्डा के टर्म्स में लिख सकते हो। अल्फा कितना हो जाएगा? 3 लैम्डा प्लस 1
बीटा हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस 1 और गामा इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा प्लस 1। अब इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा उसमें क्या होगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे, यानी 1 प्लस दिस, और ये जो मिड पॉइंट आएगा उसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन में बैठा देंगे, तो एक ही वेरिएबल लैम्डा के टर्म्स में इक्वेशन आएगा। लैम्डा निकाल लोगे तो अल्फा निकल आएगा, अल्फा निकल आएगा तो इमेज निकल आएगा, और अगर मिड पॉइंट निकालना है या फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है तो फिर क्या करेंगे, मिड पॉइंट से भी उसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट को लगाएंगे और आपको सवाल जो है सॉल्व होगा। बस एक दो जेईई मेंस के जो प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यूज है 3D का, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, या आई बटन को क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जेईई मेंस 2023 का जो 3D का पीवाईक्यू है उससे सॉल्व कर लोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है यहाँ पर में, स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइंस। स्क्यू लाइंस की बात करते हैं। स्क्यू लाइंस का मतलब होता है ऐसा लाइन जो पैरेलल भी नहीं हो, और इंटरसेक्ट भी नहीं हो, ठीक है ना। यानी 2D में क्या होगा, अगर लाइन पैरेलल होगा तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, लेकिन 3D में क्या होगा कि लाइन पैरेलल भी नहीं होगा और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है, तो ऐसे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइंस बोलते हैं। और स्क्यू लाइंस के बीच में हमेशा क्या निकलता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्या होता है, जैसे एक लाइन है x माइनस x1 बाई a1, y माइनस y1 बाई b1, z माइनस z1 बाई c1। दूसरा लाइन है x माइनस x2 बाई a2, y माइनस y2 बाई b2, z माइनस z2 बाई c2। अब ये लाइन x1 y1 z1 से पास कर रहा है, ये लाइन x2 y2 z2 से पास कर रहा है, जो कि मैंने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन में आपको थोड़ी देर पहले बताया था। और ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 और इस लाइन का a2 b2 c2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों जो फिक्स पॉइंट है इनसे एक वेक्टर बना लेंगे। तो फिक्स पॉइंट से एक वेक्टर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 i, y2 माइनस y1 j, z2 माइनस z1 k। अब ये जो नॉर्मल वेक्टर होगा, जो ये पहला वाला लाइन का भी परपेंडिकुलर, दूसरा लाइन के परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल क्या होगा, n1 क्रॉस n2। n1 क्रॉस n2 क्या हो जाएगा, a1 b1 c1 i j k, a1 b1 c1 a2 b2 c2। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो नॉर्मल वेक्टर आएगा और उसका यूनिट ले लेंगे। यूनिट के लिए क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखो, प्रोजेक्शन ऑफ PQ, यानी जो फिक्स पॉइंट से जो वेक्टर बनाएंगे PQ, उसका प्रोजेक्शन अलोंग नॉर्मल, अलोंग RS। तो जिसके अलोंग लेते हैं उसमें यूनिट लगाते हैं। तो नॉर्मल के अलोंग लेंगे तो जो यहां से नॉर्मल वेक्टर आएगा, मान लो नॉर्मल वेक्टर आ गया 2i, सपोज करो सॉल्व करके 2i प्लस 3j प्लस 4k, इसका यूनिट ले लोगे, यानी 2i प्लस 3j प्लस 4k डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9 25 प्लस 4 29। मान लो इस तरह से रूट 29 से यहां पर मैं क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और x2 माइनस x1 तो इजीली निकाल लोगे, है ना, y2 माइनस y1 भी निकल जाएगा, z2 और इसको डॉट कर देंगे, यहां पर मैं इससे डॉट कर देंगे 2 3 4 और रूट 29। इस तरह से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकल जाएगा। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन जो है ये बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन जेईई मेंस में फिक्स है, पूछा जा रहा है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों स्ट्रेट लाइन में पॉइंट्स पता करेंगे, किस किस पॉइंट से पास कर रहा है, उन दोनों को घटा के एक वेक्टर लिख लेंगे, और जो लाइन दोनों जिसके जिसके पैरेलल हो उनका क्रॉस लेके उसका यूनिट ले लेंगे और यूनिट को डॉट कर देंगे पहला वाला वेक्टर से। तो जो लेंथ आएगा मैग्नीट्यूड में वो क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इस तरह से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का सवाल को भी देख लीजिए। यहां पर मैं आई बटन को क्लिक करेंगे तो जेईई मेंस 2023 का जनवरी अटेम्प्ट का जो 3D का क्वेश्चन है उसको हमने सॉल्व किया हुआ है। उस पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के 7-8 क्वेश्चन है, आप जाके उसको देख लीजिए, कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाएगा। तो इस तरह से आई होप 3D का लगभग सारा प्रोफाइल को हम लोग ने यहाँ पर में डिस्कस कर लिया है। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो और जेईई मेंस के जो अप्रैल अटेम्प्ट के पेपर के एनालिसिस है उसको भी अपलोड करेंगे। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।